नेपाल के युवक न तालिबानी है न बांग्लादेशी है, न उनमें धार्मिक कट्टरता है। वह एक सहज आक्रोश है अपने भविष्य के लिए चिंतित युवाओं में, जिनके विकास के सपने हैं, शिक्षा के सपने हैं, रोजगार के सपने हैं। पिछले 3 दशकों के इतिहास को अगर हम नेपाल के साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि 2001 में राजशाही का अंत होता है। 2008 में नेपाल एक संविधान बनाने की प्रक्रिया में आता है और 15 में वह संविधान तैयार होकर सामने आता है। स्वयं को वह सेकुलर घोषित करता है, जिस तरह आज़ादी के समय भारत ने घोषित किया था खुद को। राजशाही के विरुद्ध आक्रोश पैदा करने में माओवादियों ने जो वहाँ हिंसा की, उस हिंसा में भी भविष्य का एक सपना था। वो भ्रामक था, अविवेकपूर्ण था, ये अलग बात, लेकिन वो एक सपना था अपने भविष्य गढ़ने का, अपने भविष्य बनाने का। 3 दशकों की इस यात्रा में उनकी जो समस्त स्थापित मूल्य मान्यताएं, स्थापनाएं थीं, जो रीति रिवाज और परंपराएं थी, वहाँ के युवाओं को विमुख करने के लिए अनेक विदेशी षड्यंत्रकारियों ने वहाँ अपने पैर पसारे और अपने प्रयास किए, और इसमें संलिप्त रहे वहाँ के वे राजनेता जो अपने स्वार्थ, अपने लोभ, अपने लालच, अपने पद, अपने भोग विलास के लिए आंखों में धूल झोंकते रहे। नेपाल के समस्त प्राकृतिक संसाधनों को विदेशी हाथों वे बेचते रहे, कौड़ियों के मोल। एक तरह से वे गुलाम बन गए और उनके हाथों खेलते रहे उस प्यादे की तरह। सपने टूटते रहे। उसी सपने के टूटने का, उसी आक्रोश का, उसी निराशा और हताशा का विस्फोट था जो पिछले 4 दिन पहले नेपाल में दिखा। ये राजनेता वहाँ की इच्छा आकांक्षाओं को, वहाँ की भावनाओं और विचारों को, वहाँ की सोच को एड्रेस नहीं कर पाए, विफल रहे। आपस में कई तरह के नाम देकर ये गिरोह बनाते रहे और इन गिरोहों ने आपस में गठबंधन कर, कभी इनके माथे ताज, कभी उनके माथे ताज। कुल 13 वर्षों की इस यात्रा में 13 प्रधानमंत्री बदले गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी अस्थिर सरकारें रही होंगी, कितनी अस्थिर नीतियां रही होंगी, और इसमें नेपाल के विकास की बात सोचने की तनिक गुंजाइश भी नहीं बचती है। दूसरी तरफ वहाँ के जनमानस में राजशाही के विरुद्ध जो आक्रोश था, अब वह धीरे धीरे सकारात्मकता में बदलने लगा था। वहाँ का जो डेमोग्राफिक चेंज था, इन 15 वर्षों में काफ़ी कुछ गिर गया था। हिंदुओं की आबादी जो 80% आज के दिन थी, वह संविधान लागू होने के पहले 88% हुआ करती थी। चर्चों ने, मदरसों ने वहाँ अपने इस तरह के जाल बना रखे थे और उसके लिए विदेशी फंड आया करते थे। यह सब देखकर वहाँ जो निराशा व्याप्त हुई, उस निराशा ने युवाओं को सड़क पर खड़ा कर दिया। अपने नेताओं की विफलता, अपने संविधान की विफलता, अपने सिस्टम की विफलता, इन सब चीज़ों ने एक गहरे आक्रोश को पैदा किया, क्योंकि प्राकृतिक रूप से सुरम में, इन घाटियों में हिंसा नहीं, सौंदर्य है, पराक्रम है। गोरखा पराक्रम से हम भली भांति परिचित हैं। दूसरी तरफ अगर हम दृष्टि डालते हैं बांग्लादेश की उस घटना पर जो पिछले वर्ष अगस्त में होती है, वहाँ हम पाते हैं कि एक प्रगतिशील सरकार थी
जिसका नेतृत्व शेख हसीना कर रही थी। वे एक फलता फूलता देश, कई क्षेत्रों में व्यापारिक रूप से वह काफ़ी स्थापित था। वह भारत को भी चुनौती दे रहा था कई क्षेत्रों में। दुनिया के कई मुल्क उसके सामने ठीकने दिख रहे थे। वहाँ लोगों ने प्रगति की थी, लोगों का एक खुशहाल जीवन था, आर्थिक समृद्धि आ रही थी। दूसरी तरफ वे शक्तियाँ जो उसे दारुल इस्लाम बनाने की कवायद में जुटी रहीं, एक कट्टर इस्लामिक प्रयास वहाँ चलते रहे और ये संगठन हाथ पांव पसारते रहे और एक फलता फूलता, संपन्नता की ओर बढ़ता, विकास की ओर बढ़ता, अपेक्षाकृत कम धर्मांध, ज़्यादा प्रगतिशील सरकार थी वहाँ, ये उन्हें अच्छी नहीं लगी। इसलिए वह कट्टरता का आंदोलन था, जबकि नेपाल का यह आंदोलन अपने सपनों के टूटने का आंदोलन था, निराशा से उभरते हुए एक रास्ता तलाशने का आंदोलन था। इस आक्रोश ने उस संविधान को जला दिया, उस राष्ट्रपति भवन को जलाया, उस संसद को जलाया, मंत्रियों को सड़कों पर घसीटा, वहाँ के एक एक मंत्री जो इसके लिए जिम्मेदार थे, जो सामने आए, सबको घसीटा पीटा, गोलियां नहीं चलाई, बर्बरता नहीं दिखाई। उस आक्रोश की वो अभिव्यक्ति थी जो एक जुआ मानस में आमतौर पर हुआ करती है। इतिहास में कई अनेक उदाहरण मिलेंगे। तो अपने राजनेताओं के कुकृत्यों से, उनके विलासितापूर्ण जीवन से, अपवित्र गठबंधनों से निराश हताश युवाओं का आक्रोश था, जो अपने देश को एक समृद्ध, शिक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगति की ओर अग्रसर होते देखना चाहते थे। अपने कई विदेशी शक्तियां वहां एक साथ काम करती थी, उनके आपस के टकराव का वह केंद्र बिंदु भी बना था। माओवादी आंदोलन के जो प्रणेता थे वहाँ अपनी जगह बनाते, दूसरी तरफ अमेरिका के, तीसरी तरफ चर्च शक्तियाँ, चौथी तरफ मदरसे की शक्तियाँ। इन सारी शक्तियों के बीच वहाँ एक अजीब तरह का कोलाहल मचा था। इस कोलाहल को किसी ने महसूस नहीं किया, किसी ने एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। इसी का नतीजा वहाँ का आक्रोश था। वहाँ के युवाओं में एक आक्रोश का कारण और ये भी था कि वहाँ की प्राकृतिक संसाधनों की बेतरतीब ढंग से, अविवेकपूर्ण ढंग से लूट की जाती रही और ये तरह तरह के दबावों में, विदेशी शक्तियों के दबावों ने जो वहाँ निवेश बना रखा था, अपने अड्डे बनाए रखे थे और वहाँ के संसाधनों को अपने हक में इस्तेमाल करने का जो प्रयास किया था, इसके बीच पीसता हुआ, घूंटता हुआ, कुंठा का शिकार युवा वहाँ सड़कों पर उतरा था। वह किसी धर्मांधता का शिकार नहीं था। हाँ, अलग अलग शक्तियाँ जरूर काम कर रही थी। सारी विचारधाराएं एक मत थी इस बात पर कि नेपाल अभी संकट में है। एक धारा राजशाही को पुनः स्थापित करने वाली भी थी, एक धारा मोदी और योगी को जैसा नेतृत्व की अपेक्षा करती थी। इन समस्त परिस्थितियों ने मिलकर एक ऐसा भूचाल पैदा किया था नेपाल में, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में नेपाल भारत का एक अच्छा पड़ोसी साबित होगा। 240 वर्षों से जो राजशाही की परंपरा वहाँ चली आई है, 55 में वहाँ राजा महेंद्र ने डेमोक्रेटिक मोनार्की स्वीकार किया था और
खुशी खुशी लोगों ने उसमें रहना जीना, अपनी परंपराओं के साथ, अपने जीवन मूल्यों के साथ रहते हुए गर्व महसूस करते थे। जब जब विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप बढ़ा, वो माओवादियों के रूप में या चर्च के रूप में या मदरसों के रूप में, तो ऐसे ही विघटनकारी तत्व सिर चढ़कर बोलने लगते हैं। और यही देखा अपने महज 12 वर्षों के संवैधानिक यात्रा, जिसको उन्होंने 15 में घोषित किया सेकुलर स्टेट, 8 में उन्होंने मिटा दिए हिंदू राष्ट्र के समस्त गौरव अनुभूत करने वाले चिन्ह, और इन्हीं 25 वर्षों की यात्रा में यह एक निराशाजनक परिदृश्य उभर कर सामने आया, विफलता का, राजनेताओं की विफलता। इसलिए दोनों भिन्न हैं, बांग्लादेश का आंदोलन हो या तालिबान का हो। नेपाल के युवा के आंखों में सपना है, भविष्य का सपना है, निराशा और हताशा से उपजा हुआ आक्रोश है। बहुत जल्द एक ऐसी सरकार उन्हें मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में उनकी इन समस्त चिंताओं से नेपाल को मुक्त करने में सक्षम होगी और एक समर्थ, सशक्त, अपने मूल्यों और अपने पहचान के साथ खड़ा होगा। नेपाल और भारत के साथ एक बेहतर संबंध विकसित होगा।